हेलो एवरीवन। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उद्विकास को, और उद्विकास में हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूगो डिवरीज का जो मत था। इससे पहले हमने डार्विन और लैमार्क को समझा था। न्यू लैमार्किज्म और न्यू डार्विनिज्म जो है उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी आपसे। जैसे इसमें कुछ चीज़ें थी जिसमें वाइज मैन जो थे उन्होंने अपने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे, जो उन्होंने जनन द्रव्य के बारे में, जर्म प्लाज्म के बारे में बताया था। तो अब जो है हमारा पार्ट चल रहा है ह्यूगो डिवरीज का। तो ह्यूगो डिवरीज क्या कहते हैं, इन्होंने इवोल्यूशन को जीन म्यूटेशन सिद्धांत दिया। जबकि अभी तक साइंटिस्ट क्या कह रहे थे कि जो विभिन्नताएं हैं उनके कारण इवोल्यूशन होता है, लेकिन ह्यूगो डिवरीज का मत रहा कि जीन म्यूटेशन के कारण। जीन क्या होते हैं तो आप जानते हैं, आनुवांशिकी की इकाई को हम जीन कहते हैं, है ना। मेंडल ने इनको फैक्टर कहा है। तो इसमें क्या होता है, म्यूटेशन होता है। अब म्यूटेशन सबसे पहली बार चर्चा में आया, तो ये देखते हैं म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन को हम उत्परिवर्तन कहते हैं। विकास का कारण इन्होंने उत्परिवर्तन को बताया। तो उत्परिवर्तन क्या है कि अचानक होने वाला परिवर्तन। अब ये सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। तो इन्होंने एक प्लांट लिया जिसका नाम था इवनिंग प्रिमरोज, ठीक है। उस पर इन्होंने अपने कुछ प्रयोग किए, ठीक है। इसे ओइनीटेरा लेमार्कियाना भी कहते हैं। थ्योरी क्या थी, म्यूटेलिंग थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, विकास का या जीन उत्परिवर्तन का सिद्धांत, विकास हेतु जीन उत्परिवर्तन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार म्यूटेशन इवोल्यूशन के लिए उत्तरदायी होते हैं। म्यूटेशन ही इवोल्यूशन का रॉ मटेरियल है। म्यूटेशन असतत विभिन्नताओं का स्रोत है। असतत विभिन्नताएं क्या होती हैं, तो असतत विभिन्नताएं क्या होती हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं पहुंच पाती है ना। जो पहुंच पाती है वो सतत विभिन्नताएं हैं। तो विभिन्नताएं किस प्रकार की हो सकती हैं, तो डार्विन के अनुसार जो विभिन्नताएं हैं वो छोटी होती हैं, लेकिन ह्यूगो डिवरीज के अनुसार विभिन्नताएं हैं वो लार्ज होती हैं और डिसकॉन्टीन्यूअस होती हैं, मतलब असतत होती हैं। डार्विन कहते हैं कि ये सतत होती हैं और ये अनुकूलित प्रकार की होती हैं। लेकिन ह्यूगो डिवरीज का मत था कि भाई ये एक तो लार्ज बहुत बड़ी मात्रा में होंगी, और दूसरी चीज़ ये असतत प्रकार की होंगी। तीसरी चीज़ ये रैंडम होंगी, यानी कि अचानक हो जाएंगी, और इसके पीछे कुछ अननोन रीजंस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि बहुदिशीय होती हैं, एक से ज़्यादा दिशा में जाती है, जबकि डार्विन कहते हैं कि एक दिशीय होती है। तो विभिन्नताओं को लेकर के दोनों साइंटिस्ट ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए थे। फिर डार्विन कहते हैं कि इवोल्यूशन जो होता है, यानी विकास जो होता है वो धीमे होता है, धीरे धीरे होता है, और ग्रेजुअल प्रोसेस होती है, यानी सतत चलती रहती है, धीमे एवं सतत होती है। लेकिन ह्यूगो डिवरीज का कहना था कि जो इवोल्यूशन है वो अचानक होता है। अचानक होने के साथ साथ ये जर्की प्रोसेस होता है, मतलब एकदम सडन होगा। तो एक जैसे जर्क वर्क करता है वैसे ही होता है। इसके बाद इन्होंने सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन यानी साल्टेशन म्यूटेशन के बारे में भी बताया था। फिर आता है नव डार्विनवाद क्या था, न्यू डार्विनिज्म। इसमें इन्होंने मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी यानी आधुनिक संश्लेषित सिद्धांत को भी प्रस्तुत किया। इवोल्यूशन के लिए अनेक कारक जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि जीन माइग्रेशन यानी कि जीन का फ्लो, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच में, या दो अलग अलग जनजातियों के या अलग स्थान पर रहने वाली जीव जातियों के बीच में जीन का माइग्रेशन हो जाना। जेनेटिक ड्रिफ्ट ये उसी तरह है कि जो अलग अलग जगहों पर रहने वाली पॉपुलेशन है उनके बीच में आपको डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे, जिसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं। मतलब कि यदि अगर सेम जगह पर कोई दो बच्चे पैदा हो, उनको अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में लेके जाओ, तो धीरे धीरे वो अडेप्ट करेंगे, जिसके पश्चात उनके जीन में परिवर्तन आएगा, और उनकी पॉपुलेशन जो बढ़ती रहेगी आगे, तो उन दोनों पूर्वजों के अगर हम देखेंगे तो उनकी जो नई पीढ़ियाँ होंगी उसमें बहुत अधिक परिवर्तन आ जाएगा। और थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन, जो कि अचानक होने वाला परिवर्तन है, जिससे जीन में अचानक से कुछ परिवर्तन आ जाते हैं, डीएनए में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। फिर फोर्थ है रिकॉम्बिनेशन एक प्रक्रिया है जिसमें डीएनए जुड़ जाता है ना, या कुछ अलग अलग प्रकार के जीन जो है वो एक साथ या तो जुड़ जाएंगे और या फिर वो विनिमय हो जाएंगे, यानी कि एक्सचेंज हो जाएंगे। तो ये रिकॉम्बिनेशन एक नेचुरल प्रोसेस भी है, और इसको ही हम बायोटेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फिर नेचुरल सिलेक्शन। फिर जो सबसे अच्छा होगा, बेस्ट होगा, उसका प्रकृति द्वारा वर्ण कर लिया जाएगा। तो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया गया था। थोड़ा डिटेल में अब इसको देखते हैं। जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो क्या होता है। तो पॉपुलेशन, दो अलग अलग पॉपुलेशन है। अब टोटल कलेक्शन ऑफ ऑल जीन एंड इट्स एलील इन अ पॉपुलेशन। दूसरी तरफ है जीन पूल में चेंज के लिए उत्तरदायी। तो दो पॉपुलेशन जो हैं वो अलग अलग जगह पर
चली गई हैं, जिससे उनके बीच में जो जीन का माइग्रेशन है वो अगर वो अलग अलग स्थान से आती हैं तो उनका जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो को देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है जेनेटिक ड्राफ्ट। यहाँ एक बॉटल नेक इफेक्ट होता है, किसी कारणवश छोटी पॉपुलेशन में अचानक से परिवर्तन आ जाए, जिससे पॉपुलेशन का साइज़ बढ़ जाए। पहले धीरे धीरे बढ़ रही थी पॉपुलेशन, फिर अचानक से उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसका साइज़ जो है वो बढ़ जाता है पॉपुलेशन का। अब इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, तो इसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट म्यूटेशन आपने पढ़ ही लिया है। फिर है नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वरण, यानी जो प्रकृति है वो अंततः स्वयं चीज़ों को चयन करेगी जो सबसे मतलब उचित होंगे समय अनुसार, जो सबसे फिट होंगे उन्हीं की सर्वाइवल रेट सबसे ज़्यादा होगी। जैसे कि प्राकृतिक चयन हमेशा मीन वैल्यू वाली स्पीशीज़ का होता है। मतलब ये कि अगर कोई बहुत अच्छा बहुत बहुत सारे गुणों से युक्त है तो हो सकता है वो भी सर्वाइव ना कर पाए, और कोई बिल्कुल ही बेकार है तो वो भी सर्वाइव ना कर, वो करेगा जो मीन वैल्यू में आएगा। ठीक है, दोनों के मध्य का होगा जिसके अंदर अनुकूलन के गुण होंगे। ठीक है, जैसे कि 2.8 पाउंड वाले बच्चे अधिकतर जीवित रहते हैं, उससे कम या उससे ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा अधिक है उसका वज़न तो उनमें हो सकता है कि कुछ दुर्घटना देखने को मिल जाए। फिर है डायरेक्शनल, एक दिशा में शिफ्ट होना, पीड़कनाशी मच्छर, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म और एंटीबायोटिक प्रतिरोधी सूक्ष्मजीव। इसका मतलब ये है कि भाई लगातार जिस चीज़ का प्रयोग होता रहेगा तो धीरे धीरे जीव जो है उसके प्रति अनुकूलित होता रहेगा। जैसे कुछ ऐसे मच्छर थे कि पहले हम लोग उन पे मॉर्टिन वगैरह जलाते थे तो फिर वो मर जाते थे, या फिर हम कुछ और चीज़ का यूज़ कर लेते हैं धुआं वगैरह का तो फिर वो भाग जाते थे। लेकिन अब आज के टाइम पे मच्छर क्या हो गए हैं, दवाइयों के प्रति संवेदनशील नहीं रह गए हैं, प्रतिरोधी हो चुके हैं। तो ये क्या होता है कि ये मूव कर जाते हैं उस जगह से, या फिर वो सर्वाइव कर जाते हैं, उनको कोई फ़र्क इतना नहीं पड़ता। ऐसे ही ये इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का हमने करा था, समझा था कि जो ब्लैक मॉथ थे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले कम हुआ करते थे, लेकिन जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण हुआ, धुआं कोयला का जलना ये सब बढ़ा तो फिर ब्लैक मॉथ की संख्या बढ़ गई। ठीक है, वाइट मॉथ की संख्या कम हो गई। इसी तरीके से एंटीबायोटिक के प्रति जो है सूक्ष्मजीव प्रतिरोधी हो जाते हैं। शुरू में क्या थे कि ये एंटीबायोटिक के प्रति संवेदनशील थे और इसकी वजह से मृत्यु हो जाती थी उनकी, लेकिन धीरे धीरे उनके ऊपर ऐसा इफेक्ट आया कि अब वो उसके प्रति जो है रेजिस्टेंट हो गए और उन पर अब कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, फिर इसके अलावा एक डिस्ट्रप्टिव का कॉन्सेप्ट है, पहला स्टेबलाइजेशन का था, दूसरा डायरेक्शनल का था, तीसरा डिस्ट्रप्टिव का है। डिस्ट्रप्टिव यही होता है म्यूटेशन के कारण जो होता है। तो ये हमने ह्यूगो डे व्रीज को समझा था, उसके बाद हमने नव डार्विनवाद को समझा। अब हम हार्डे-विनबर्ग का सिद्धांत देखते हैं। हार्डे-विनबर्ग का सिद्धांत कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार एक लार्ज पॉपुलेशन में रैंडमली संचारित जीन के एलील्स के कुल संख्या नियत रहती है यदि मेटिंग रैंडम हो, निम्न 5 कारक या 5 धारक अनुपस्थित होते हैं। तो ये कहते हैं कि एक जो बड़ी पॉपुलेशन है उसमें जो जीन्स हैं उनके एलील की संख्या सेम रहती है। तो ये तो एक मतलब हार्डे-विनबर्ग का सिद्धांत है। कहते हैं कि अब इसके लिए एक चीज़ आवश्यक है कि मेटिंग जो है वो रैंडम है और इसके 5 जो धारक है वो अनुपस्थित रहेंगे। तो म्यूटेशन, जीन माइग्रेशन, जीन ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन और एक कॉम्बिनेशन, ये वही 5 चीज़ें जो हमने ऊपर पढ़ी थी ह्यूगो डे व्रीज के और नव डार्विनवाद के सिद्धांत के अंतर्गत। तो अब हार्डे-विनबर्ग ने कहा कि ये चीज़ें अनुपस्थित हो जाएंगी। एलील क्या होते हैं, तो एलील आप जानते हो आनुवंशिकी में हमने पढ़ा कि कोई भी लक्षण को निर्धारित करने वाले जो जीन होते हैं वो 2 रूपों में पाया जाता है। यानी कि यदि दो जीन होता है, एक आप जानते हैं प्रभावी होता है, एक अप्रभावी होता है। प्रभावी जीन जो होता है वो किसी भी एक चीज़ के लिए होता है तो उसके अगेंस्ट का जो रखेगा, यानी जो अप्रभावी टाइप का होगा वो हमारा एलील कहलाएगा। जैसे अगर लंबाई बढ़ाने के लिए कैपिटल टी रिस्पॉन्सिबल है और लंबाई घटाने के लिए या कम लंबाई के लिए स्मॉल टी रिस्पॉन्सिबल है, तो ये दोनों एक दूसरे के जीन कहे जाते हैं। जीन जो होते हैं एलील पाए जाने वाली साइट जो है वो क्रोमोसोम पर पाई जाती है और यही लोकस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। अब हम एक बार शॉर्ट में सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं कि आज से लगभग सबसे पहले लगभग 3 बिलियन वर्ष पूर्व कोशिकीय जीवन की शुरुआत होती है, ए सेलुलर लाइफ की शुरुआत होती है, जिसमें हमने देखा था कि जीवन के लिए आवश्यक केमिकल जो है वो बनने शुरू हो गए थे। अमोनिया जो है पहला इनऑर्गेनिक बना था और ऑर्गेनिक जो था वो सबसे पहले मीथेन था। ऑक्सीजन अनुपस्थित थी, जल जो था जल वाष्प के रूप में उपस्थित था और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस पाई जाती थी। नेक्स्ट है कि फिर इसके बाद लगभग 2 बिलियन वर्ष के पश्चात
कोशिकीय जीवन की शुरुआत हुई, जहाँ पर हमने सबसे पहले जो बिल्कुल शुरुआती प्रिमिटिव सेल्स थी उनको देखा, फिर जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स थी उनको देखा, फिर यूकैरियोटिक सेल्स देखी, यानी कि धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। पहला अकशेरुकी जीव यानी इनवर्टिब्रेट जिनके पास कशेरुका नहीं थी, वो 500 मिलियन वर्ष पूर्व उत्पन्न हुए। और इसके बाद पहले वर्टिब्री जो थे जिनके पास जबड़ा नहीं था, फर्स्ट वर्टिब्री जॉलेस फिश, जबड़ा रहित मछली, ये लगभग 350 मिलियन वर्ष पहले उत्पन्न हुए। अब इसके बाद जॉड वर्टिब्रेट कब आए जिनके पास जबड़ा था, तो ये लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व आए हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे विकास का क्रम रहा है। फिर देखते हैं लॉब फिन फिश या जो है सीलोकेंथा, ये लिटोरिया थी, एग्जाम्पल है जबड़ा युक्त फिश का। 1938 में एक मछुआरे ने साउथ अफ्रीका में इसको ढूंढा था लिटोरिया को, और ये जबड़ा युक्त फिश थी, और इसके साथ में इसके लॉब फिन थे। नेक्स्ट है कि लिविंग फॉसिल जो है उसको हमने अफ्रीकन इंडियन एंड वेस्ट ओशियन के बीच में ढूंढा था, अफ्रीकन एंड वेस्ट इंडियन ओशियन के बीच में ढूंढा था। तो पहला हमें जीवित जीवाश्म प्राप्त हुआ। फर्स्ट एम्फीबियन का विकास ऐसा माना जाता है कि इन्हीं से हुआ है। एम्फीबिया से पहले पादप की उत्पत्ति हो चुकी थी। तो फर्स्ट एम्फीबिया ये प्रथम उभयचर जब आए थे तो ये धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गए, आगे चल के फ्रॉग और स्लेमेंडर उभयचर के रूप में बचे रह गए। मतलब ज़्यादातर उभयचर जो थे, आप उभयचर के रूप में सिर्फ मेढक और स्लेमेंडर के एग्जाम्पल और कुछ एक एग्जाम्पल और देखते हैं, तो ज़्यादातर नहीं हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है ये एक्सटिंक्ट हो गए थे। अब जो फ्रॉग एंड स्लेमेंडर हैं ये कुछ पार्ट में डिवाइड हुए हैं, जैसे सबसे पहले कुछ तो एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है, फिर वही कुछ एम्फीबियंस विकसित होकर के सरीसृप बन गए यानी रेप्टाइल बन गए, ठीक है। फिर थर्ड जो थे कुछ दैत्याकार उभयचर थे जो पानी में ही चले गए। फिर फोर्थ जो उभयचर थे वो अडेप्ट मतलब परिवर्तित हो गए बर्ड्स में, और फिफ्थ जो उभयचर थे वो आगे चल करके चेंज हो गए मैमल्स में। इस तरीके से उभयचर के माध्यम से ही हमें अन्य जीवों की उत्पत्ति देखने को मिलती है। कुछ तो एक्सटिंक्ट हो गए, कुछ रेप्टाइल में बदल गए, कुछ दैत्याकार उभयचर यानी बहुत बड़े जाइंट आकार के बन गए, जिसका एग्जाम्पल है इक्तियोसोरस, ठीक है ये। और इसके अलावा कुछ बर्ड्स बन गए और कुछ स्तनधारी बन गए। फिर जो हमारे कुछ विकसित सरीसृप थे यानी कि जो हमारे रेप्टाइल्स थे, इनके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। इनसे डायनासोरस बना, डायनासोरस से कछुआ, कछुए से लेजार्ड, लेजार्ड से सांप, और इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती रही और इससे टुआट्रा और क्रोकोडाइल बनते हैं। नेक्स्ट है कि जब डायनासोर बने या आए, ये सबसे प्रभावशाली सरीसृप हुआ करते थे पृथ्वी पर, ठीक है। इनका आकार बहुत बड़ा था, आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा। तो टाइम जुरासिक पीरियड लगभग कितना रहा होगा, 150 माया। सबसे बड़ा डायनासोर जो था वो टायरेनोसोरस था। 65 माया पूर्व पृथ्वी से ये अचानक गायब हो गए। ऐसा माना जाता है कि इनकी हाइट जो थी, जो सबसे बड़ा डायनासोर था उसकी हाइट लगभग 20 फीट थी, यानी बहुत बड़ा आकार था इनका। क्रस्टेशियस पीरियड की शुरुआत होती है। तो क्रस्टेशियस पीरियड में मॉडर्न बर्ड्स आए, यानी कुछ पक्षियों की उपस्थिति हुई। उसके बाद स्तनधारी मैमल्स आए और उसके बाद ही फूल वाले पौधे आए। तो ये क्रस्टेशियस जो युग था इसका टाइम लगभग 100 माया रहा। जो स्तनधारी थे उस दौरान सबसे बुद्धिमान माने गए और ये जरायुस थे, अर्थात अंडे नहीं देते थे, डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते थे। साइनोप्सिडा, प्लैकियोसोरस, थेरोप्सिडा, मैमल्स, ये मैमल्स की उत्पत्ति का क्रम माना जाता है कि साइनोप्सिडा से प्लैकियोसोरस, प्लैकियोसोरस से थेरोप्सिडा और थेरोप्सिडा से मैमल्स की उत्पत्ति हुई है। जबकि सोरोप्सिडा जो था उससे डीकोथॉन बना और डीकोथॉन से डायनासोर बने, इसी डीकोथॉन से बर्ड बने, इसी डीकोथॉन से लिजार्ड, सांप, कछुआ और टुआट्रा बना। तो इस तरीके से पूरा उद्विकास हुआ होगा। हमने इसमें विभिन्न मत देखे साइंटिस्ट के, अलग अलग इवोल्यूशन के लिए हम लोगों ने कुछ प्रमुख सिद्धांत देखे। एक हमने बायोजेनेसिस का सिद्धांत देखा था, फिर बायोजेनेसिस का सिद्धांत इसमें दिया गया कि बायोजेनेसिस से पॉसिबल ही नहीं है जीवन की उत्पत्ति, बायोजेनेसिस रहा होगा। जिसके लिए 3 साइंटिस्ट लुई पास्चर, स्पेलेंजानी और फ्रांसिस रेडी आए थे। नेक्स्ट है कि फिर उसके बाद थ्योरी ऑफ प्राइमरी बायोजेनेसिस के बारे में ओपेरन हेल्डन ने थोड़ा डिटेल डिस्कशन किया। प्रोटोबायोन्ट को माना गया, काइसर बेट्स, माइक्रोस्कैपर्स और लिपोसोम्स, ये सब आपके प्रोटोबायोन्ट के प्रकार थे। प्रोटोबायोन्ट से ही हमने आगे जा कर के देखा था कि अनेक प्रकार की कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। अब उद्विकास हुआ है ये हम कैसे मान सकते हैं, तो इसके लिए तुलनात्मक शारीरिकी के बारे में पढ़ा था, फॉसिल्स के बारे में हमने समझा था, और अवशेषीय अंग और एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी, एविडेंसेस और इवोल्यूशन, ये सब कारण बने थे इवोल्यूशन के। लैमार्क बात के बारे में हमने समझा था,
न्यू लैमार्किज्म के बारे में समझा, डार्विनिज्म के बारे में समझा, न्यू डार्विनिज्म के बारे में समझा, ह्यूगो डे व्रीज के बारे में समझा और हार्डे-विनवर्क का सिद्धांत समझा। इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट किया था। तो ये आपका इवोल्यूशन चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन।